अतीक अशरफ डबल मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 नहीं बल्कि 5 शूटर शामिल थे। सुनकर आप चौंक गए हों, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए 5 शूटर्स थे। 2 शूटर्स की टीम को बैकअप के लिए रखा गया था, जिनका काम था कि अगर 3 शूटर्स वाली टीम काम को अंजाम नहीं दे पाती तो बैक वाली टीम अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अपना टास्क पूरा करती। जैसे ही 3 शूटर्स की टीम ने वारदात को अंजाम दिया, वैसे ही वहां पर हड़कंप मच गया और मौके का फायदा उठाकर बैकअप वाले दोनों शूटर वहां से भाग गए। अब एसआईटी की टीम इन दोनों शूटर की तलाश कर रही है। पुलिस ने कॉल्विन अस्पताल के बाहर लगे सभी सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस ने इन सभी सीसीटीवी की जांच की है या नहीं। पर इतना तो साफ है कि अगर ये शूटर्स वहां पर मौजूद थे तो सीसीटीवी की जांच की जाए तो बैकअप वाले शूटर्स से जुड़ा कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। अतीक और अशरफ की हत्याकांड में एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी टीम उस होटल में पहुंची जहां शूटर्स रुके थे। हत्यारों ने हत्या से पहले रेकी भी की थी। अतीक और अशरफ हत्या मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन 3 शूटर ने अतीक की हत्या की, वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बेहद नजदीक बने होटल में रुके थे। ये तीनों शूटर 13 अप्रैल की रात 8:30 बजे होटल पहुंचे और कमरा नंबर 203 में एक साथ रुके। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले रैकी करने के लिए एक एक करके कातिल जाते। जब एक कातिल रैकी करने जाता तो बाकी के 2 कमरे के अंदर ही रुकते थे। प्रयागराज का ये होटल भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि तीनों आरोपी पिस्टल लेके अपने बैग में यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी प्लानिंग रचते हैं। होटल के मैनेजर के मुताबिक 16 अप्रैल की सुबह पुलिस इस होटल स्टे इन पहुंची थी और यहाँ के डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के साथ ही होटल का रजिस्टर भी अपने साथ ले गई। हमारे होटल से सारे रजिस्टर्स पुलिस को जा चुके हैं, जितनी गेस्ट की आईडी थी सारी जा चुकी हैं, सीडीआर भी, डीवीआर वगैरह सब कुछ जाए। सारे होटल्स के जितने होटल्स हैं आसपास में सबके गए हुए हैं, हमारे भी गए हुए हैं। और अतीक हत्याकांड में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 मोबाइल बरामद किए। बिल्कुल, अब मोबाइल की रिकवरी से पुलिस की जांच और आगे बढ़ेगी। अतीक अशरफ डबल मर्डर केस में गिरफ्तार तीनों शूटर्स से एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले की जांच में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से ये मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद किए गए दोनों फोन में सिम कार्ड नहीं है। फिलहाल एसआईटी दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराएगी और डेटा रिकवरी भी कराई जाएगी। वहीं जांच कर रही एसआईटी को आरोपियों के पुराने नंबर भी मिले हैं। अब इन पुराने नंबर के जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि इनका पहले किन लोगों से संपर्क रहा। पुराने नंबर की सीडीआर निकलवाई जा रही है। एसआईटी आज भी तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और ये पूछताछ कल शाम 5 बजे तक चल सकती है। पहले तीनों आरोपियों को अलग अलग बिठाकर और फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो वहीं एसआईटी और पुलिस की टीम तीनों शूटर्स की सुरक्षा को भी लेकर अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक तीनों शूटर्स पर हमले की साजिश है। जेल में शूटर्स पर हमला होने की खबर है। अतीक के गुर्गे इस हमले की फिराक में जुटे हुए हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में एटीएस की टीम ने आरोपियों से कई सवाल किए। एटीएस ने आरोपियों से पूछा कि आखिर ये पिस्टल उन्हें कहां से मिली। अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों से एटीएस ने 3 घंटे तक सवाल जवाब किए हैं। एटीएस ने जुगाना पिस्टल को लेकर तीनों आरोपियों से सवाल किए हैं। एटीएस ने आरोपियों से पूछा कि आखिर ये पिस्टल उन्हें कहां से मिली और आखिर तीनों ने किसके कहने पर अतीक और अशरफ की हत्या की। पहले तीनों आरोपियों से अलग अलग और बाद में तीनों को आमने सामने बिठाकर एटीएस ने पूछताछ की। वहीं पूछताछ में आरोपी सनी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। पूछताछ में सनी ने बताया कि उसने उमेश पाल हत्याकांड में असद को गोली चलाते देखा था, जिसके बाद उसे लगा कि वो भी डॉन बन सकता है, इसलिए उसने अतीक की हत्या का प्लान बनाकर उसे मार दिया। इससे पहले सनी ने पूछताछ में कहा था कि वो उसका कोई आका नहीं है, वो खुद डॉन है। पुलिस तीनों शूटर्स से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें वो कई सवालों के जवाब देने से बचते भी रहे हैं। और अतीक के बेटे असद ने शेरे अतीक के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के 200 मेंबर एसआईटी की रडार पर आ गए हैं और अब पुलिस उन युवकों की तलाश में जुट गई है।
अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से पुलिस की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की नजर शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप पर है और शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 200 मेंबर एसआईटी के रडार पर हैं। एसआईटी की टीमें इन पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और इनकी हर एक्टिविटी को देख रही है। शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने बनाया था और उमेश पाल हत्याकांड से पहले इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। इस ग्रुप से प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के युवक जुड़े हुए थे। वहीं यूपी सरकार का अतीक के काले साम्राज्य पर एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की कब्जा की गई जमीन की जांच होगी, जिसके लिए यूपी सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कब्जे वाली जमीन को खाली कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जमीन पर अवैध कब्जे की कई लोगों ने शिकायत की थी। और एक समय था जब अतीक अहमद और उसके गुर्गे लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते थे। जो जमीन अतीक को पसंद आती थी उसी पर अतीक गैंग का कब्जा हो जाता था। और अब यूपी सरकार वो जमीन पीड़ितों को वापस लौटाने की तैयारी कर रही है। अतीक गैंग पर यूपी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। माफिया अतीक के काले कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की कब्जाई जमीनों को वापस पीड़ितों को लौटाने की तैयारी हो रही है। यूपी सरकार एक आयोग का गठन करेगी, जिससे कई शहरों में अतीक और अशरफ की दबंगई से कब्जा की गई जमीनों को चिन्हित किया जाएगा। इन जमीनों को पीड़ितों को सौंप दिया जाएगा। अतीक गैंग ने प्रयागराज सहित कई शहरों में दबंगई से जमीनें कब्जा की। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अतीक के सताए हुए हैं। अतीक ने दबंगई के बल पर लोगों की जमीनें कब्जा कर ली। लखनऊ में ही अतीक के नाम पर करोड़ों का कारोबार ठाकुरगंज, शहादतगंज, हसनगंज, दुबग्गा इलाके में फैला हुआ है। यहां अतीक ने अपने खास प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम से 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई। यूपी प्रशासन ने अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त कराई है। वहीं अतीक के आर्थिक साम्राज्य का पता लगाने के लिए ईडी ने भी जांच तेज कर दी है। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो वहीं गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए भी एसटीएफ की टीमें लगातार रेड कर रही हैं और सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन दोनों एक साथ हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता को खोजने के लिए यूपी पुलिस जो भी हो सकता है कर रही है। प्रयागराज से लेकर यूपी के अलग अलग जिलों और यूपी से बाहर तक शाइस्ता की तलाश चल रही है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है कि आखिर शाइस्ता कहां है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम ने ओडिशा में छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन दोनों एक साथ हैं और पुलिस से बचने के लिए दोनों लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। कल लखनऊ के देवेंद्र तिवारी ने पुलिस में गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देवेंद्र तिवारी के मुताबिक उन्हें गुड्डू मुस्लिम के नाम से एक खत मिला है, जिसमें 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अतीक अहमद की हत्या को लेकर अब तक जो विरोध की भाषा देश के अंदर बोली जा रही थी, वो अब देश के बाहर तक पहुंच गई है। बहरीन की संसद से लेकर अलकायदा जैसा संगठन इसका विरोध कर रहा है। अतीक अहमद की हत्या को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है और अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। अतीक के समर्थकों की लिस्ट में ताजा नाम अलकायदा का है, जिसने 7 पन्नों की मैगजीन जारी करते हुए धमकी देते हुए बदला लेने की बात कही है। अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने ये मैगजीन जारी की है। उसने अतीक अहमद और अशरफ को शहीद घोषित किया है। इस मैगजीन में मुस्लिमों को आजाद करने की बात कही गई है। मैगजीन में लिखा है कि भारत के यूपी में लाइव एनकाउंटर हुआ है, इस बार ईद गम के साथ मनाएं। इस मैगजीन को लेकर एजेंसी अलर्ट हो गई है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इससे पहले बहरीन के संसद में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का मामला उठाया गया था। बहरीन के सांसद ने कहा कि भारत में जो भी मुसलमानों के साथ हो रहा है वो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए फैसले लेने ही होंगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। और अतीक की मौत के बाद
उससे जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं जो अतीक के खौफ की कहानी बताते हैं। ऐसा ही एक ऑडियो सामने आया है जिसमें अतीक 10 करोड़ की रंगदारी मांगता हुआ सुनाई दे रहा है। अतीक के कई किस्से अब जमकर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं किस्सों की लिस्ट में एक ऑडियो सामने आया है जिसमें अतीक एक नेता को धमका रहा है। हाँ बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके बॉम्बे में जहाँ पटाखा बजा के स्वागत किया था। जी जी है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे। जी 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 वहीं तुम पैरम तोड़वा डालेंगे। आओ मैं तेरा बता, अभी तो हमको जानता नहीं है। ऑडियो में अतीक 10 करोड़ की रंगदारी भी मांग रहा है। अब तक दे तो कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच। अब तुझसे लिया करूंगा जबरिया गुंडे से पैसा, समझे? आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। इसमें गाली आप कह देते भाई। और वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसके लिए लगातार बैठकों और जनसभाओं का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के 60 से अधिक नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए पीएम मोदी कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करेंगे। इसके लिए पार्टी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वोटिंग में लगभग 2 सप्ताह का समय बच गया है, इसलिए बीजेपी जमीनी रणनीति को तेजी से अमल में लाना शुरू कर रही है। बीजेपी के लिए कर्नाटक की जीत बेहद जरूरी है। कर्नाटक से ही दक्षिण का रास्ता जाता है और बीजेपी अगर कर्नाटक जीत गई तो उसके लिए दक्षिण का रास्ता और आसान हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले की पड़ताल जारी है। एनएसजी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और आतंकियों की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में हुए आतंकी हमले की जांच करने के लिए एनएसजी की एक टीम घटनास्थल पर गई और वहां का मुआयना किया और एनएसजी के कमांडो ने इस हमले से जुड़ी जानकारी ली। सीआरपीएफ से सीनियर ऑफिसर्स ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी ली। इससे पहले पुंछ में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर गई थी। इस हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद से कड़ी निगरानी की जा रही है। शुक्रवार को पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और इस हमले की जिम्मेदारी जैश समर्थित आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अटैक करने के बाद सभी आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस वारदात को 4 से 5 आतंकियों ने अंजाम दिया है। इसमें जान गंवाने वाले जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और इलाके में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे। पुंछ में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत के कारण यहां के स्थानीय लोगों की ईद अब फीकी दिख रही है। लोगों ने शहीद हुए जवानों के लिए ईद की नमाज पढ़ी। 20 अप्रैल को पुंछ के बट्टा दुरिया इलाके में आतंकियों ने सेना की एक गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद आसपास के सभी गांवों में दुख का माहौल है। आज जहां एक तरफ पूरी दुनिया में ईद की खुशी मनाई जा रही है, वहीं इलाके में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत के कारण स्थानीय लोगों में ईद की खुशी नहीं दिखी। लोगों ने शहीद हुए जवानों के लिए ईद की नमाज पढ़ी। यहाँ पर ये लोग भी आज ईद की नमाज उन्हीं लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं जिन्होंने इनकी रक्षा की और देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना दिन रात उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। चाहे होली हो, दिवाली या फिर ईद, सेना हर त्योहार यहाँ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मनाती है। हमें अपने जवानों का बहुत दुख है सर, इसलिए हमने बिल्कुल अपने घरों में मातम सी छाई हुई है। हमने बिल्कुल वो ईद की खुशियां नहीं मनाई हैं।
पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 3 बजे अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे और अपने सरकारी बंगले 12 तुगलक रोड की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और संसद की सदस्यता निरस्त होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरकारी बंगले से शुक्रवार को उनका सामान निकाल लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सरकारी बंगले 12 तुगलक रोड की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। दरअसल 23 मार्च को सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया। लोकसभा सचिवालय से उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले पिछले साल एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली कराने को कहा गया था। वहीं गुरुवार को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के वैशाली जिले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 10 लोग घायल हैं, जबकि एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बीच सड़क बवाल की तस्वीरें वैशाली के मेहनार इलाके की हैं, जहां जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। आपसी कहासुनी के बाद देखते ही देखते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। सड़क पर लाठी डंडे चलने लगे। 2 गुटों की इस मारपीट में 6 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हुए हैं। इस मारपीट में एक पक्ष के एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। काफी देर सड़क पर कोहराम जारी रहा। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। 20-25 आदमी से सब मिलके घुस के दोनों आदमी के मार के सुता दिया। 20-25 आदमी लाठी लेके सबको मार के सुता दिया। हम लोग बचाने गए तो हाथ तोड़ के हमारा सब। मारपीट में 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट के पीछे उमेश साहू और मृतक श्याम नंद साहू के बीच जमीन विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश में छापेमारी जारी है। और पूरे देश में आज परशुराम जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को शुभकामना दी। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर ग्राहकों के स्वागत के लिए सराफा बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। ऐसे में कारोबारी ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऑफर भी दे रहे हैं। अक्षय तृतीया का पर्व मांगलिक कार्यों को करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने का विधान होता है। अक्षय तृतीया के दिन बिना शुभ मुहूर्त देखे किसी भी तरह का शुभ कार्य, खरीदारी या पूजा अनुष्ठान किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया और परशुराम जन्मोत्सव की देशवासियों को बधाई दी है। पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही है। लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इसके बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना पूरा हो गया। रमजान खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है। इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के साथ ही अन्य मस्जिदों में जुटे नमाजियों ने ईद के मुबारक मौके पर नमाज अदा की। दिल्ली के साथ ही देश के अन्य शहर, गांव, कस्बों की मस्जिद ईदगाह में लोगों की भारी भीड़ जुटी। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। रमजान की शुरुआत पिछले महीने यानी मार्च में हुई थी। 24 मार्च से शुरू हुए रमजान महीने का आखिरी जुमा 21 अप्रैल को था। जुमे के दिन अलविदा की नमाज अदा की गई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बहुत ही संजीदा अंदाज में नजर आए।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि शिवराज का काफिला भोपाल की वीआईपी रोड से गुजर रहा था और तभी वहां पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसके फौरन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने काफिले को रुकवाया। मुख्यमंत्री अपनी पायलट कार से घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे में घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ आगे और रवाना हुए। सीएम चौहान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लोग शिवराज के इस संजीदा अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यहां पर हादसा हुआ था। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये जानकारी मिली, वो अपनी पायलट कार से घटनास्थल पर पहुंचे और इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। इनको अस्पताल पहुंचा दे। कहाँ भोपाल से? जी भोपाल से। ठीक है सर, ठीक है सर। बचाने के चक्कर में गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन था? वो बैठा हुआ। Zee News।